आज आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज की, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, आज कंप्यूटर लैंग्वेज आज का टॉपिक होगा कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? जैसे टू पर्सन्स को अगर आपस में कम्युनिकेट करना हो, आपस में बात करना हो, तो उसके लिए भी हमें एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, जिसमें दोनों पर्सन अपने अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकें, आपस में बात कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें। जैसे हम लोग भी बात करते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, एनी लैंग्वेजेस लाइक द सेम। अगर यूजर कम्युनिकेट करना चाहता है विद द कंप्यूटर, तो उसके बीच में भी किसी न किसी एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, जिसे हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। जैसे अगर हम ये कहेंगे व्हाट इज द कंप्यूटर लैंग्वेज, तो कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर डेफिनेशन की बात करें कि कंप्यूटर लैंग्वेज होता क्या है, तो हम कहेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेज आर द लैंग्वेज which through the user can communicate with the computer by writing the instructions and program। ठीक, जैसे हमने कहा कि यूजर कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर्स। हमने पहले भी कहा है कि कंप्यूटर के पास अपना कोई माइंड नहीं होता। हमने आपको पहले बता चुके हैं हम लोग कि कंप्यूटर किसी भी लैंग्वेज को नहीं समझता, सिर्फ ओनली वन एक लैंग्वेज को समझता है, जिसे हम लोग बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में अभी हम टोटली चलते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं, उसमें एक एक चीज मैं क्लियर करूंगा कि कैसे क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे हमने कहा कि कंप्यूटर लैंग्वेज आर द लैंग्वेज व्हिच थ्रू द यूजर कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय राइटिंग इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम। यानी कंप्यूटर से यूजर कम्युनिकेट करता है बट नॉट थ्रू वॉइस, यानी वॉइस के थ्रू नहीं। अगर कंप्यूटर से जो यूजर यानी हम आप और अगर कम्युनिकेट करेंगे, उससे बात करेंगे, तो बाय राइटिंग द इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम, यानी हम प्रोग्रामिंग करते हैं कंप्यूटर पे और उसके अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उसी इंस्ट्रक्शंस पे कंप्यूटर परफॉर्म करता है और हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता है। जैसा कि हमने शुरू से ही बताया है कि कंप्यूटर जो होता है वो परफॉर्म करता है बाय द परफॉर्म करता है अंदर इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर। ठीक, सेम उसी तरीके से। लेकिन अगर हम ये भी कह रहे हैं कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता, तो जब कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता तो हम उसको इंस्ट्रक्शंस कैसे देंगे और वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को कैसे समझेगा, हमारे प्रोग्राम को कैसे समझेगा? तो उसके लिए हम कंप्यूटर की जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, क्लियर करेंगे। अब ये बड़े आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर लैंग्वेजेस को फर्स्टली हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देख लीजिए, मैं अभी आपको बताता हूं कि जैसे हमने कहा कि फर्स्टली जो पहली लैंग्वेज होती है उसे हम लोग लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और जो दूसरी होती है, पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद एक हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी जो होती है उसे हम लोग असेंबली लैंग्वेज कहते हैं या मिडिल लेवल लैंग्वेज, पहले हम मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज। और थर्ड जो होती है वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, इस तरीके से हम कंप्यूटर लैंग्वेज को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 3 कैटेगरी में यानी 3 लैंग्वेजेस मानी जाती हैं। अब हम बात करेंगे एक एक कंप्यूटर की, एक एक लैंग्वेजेस की। देखिए, लो लेवल लैंग्वेज यानी ये जो लैंग्वेज होती है इसी को हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। यानी लो लेवल लैंग्वेज आल्सो नोन एज मशीन लेवल लैंग्वेज, इसको हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक, ये मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहलाती है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे अगर हम कहते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज।
बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज, अब देखिए बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। आप ये कह सकते हैं कि तीनों एक ही लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं। ये बाइनरी लैंग्वेज जो होती है उसमें हम सिर्फ यूज करते हैं 1 एंड 0, यानी 0 एंड 1 की लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज में ओनली 2 डिजिट्स होते हैं, 2 डिजिट्स 1 एंड 2 डिजिट्स, इसमें ओनली 0 एंड 1 होता है, यानी यही एक ऐसी लैंग्वेज होती है। अगर हम इस लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज का जैसे ही नाम लिया आपने, पहले ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब कि मशीन की लैंग्वेज, ऐसे भी आपको क्लियर हो गया। यानी ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि मशीन की लैंग्वेज है, नॉट अ ह्यूमन लैंग्वेज, यानी हमारी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज यानी लो लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर बड़े आसानी के साथ समझ सकता है, यानी कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इजीली दिस लैंग्वेज, यानी बाइनरी लैंग्वेज को। ये बाइनरी लैंग्वेज एक मशीन की लैंग्वेज होती है, इसकी अपनी ओन लैंग्वेज होती है, और इसमें जब कभी भी प्रोग्राम राइट किया जाता है तो कंप्यूटर उसको बड़े आसानी के साथ, बड़े इजीली उसको समझ सकता है और उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो अगर ये लो लेवल लैंग्वेज, इसको हम फर्स्ट जीएल लैंग्वेज भी कहते हैं, फर्स्ट जीएल यानी फर्स्ट जीएल लैंग्वेज भी इसको हम लोग कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है, पहली जनरेशन की लैंग्वेज। ये पहली जनरेशन की लैंग्वेज है। अगर पहली लैंग्वेज हमारी ये थी कंप्यूटर की, ये लो लेवल लैंग्वेज है जिसे हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, अगर यही एक लैंग्वेज थी, इसी से हमारा काम चल जाता, तो हमें दूसरे लैंग्वेजेस की क्या जरूरत थी। तो कभी भी हमने कहा था कि जब कहीं प्रॉब्लम होती है तो उसके सॉल्यूशन के लिए कुछ ना कुछ अपडेट्स होते हैं। जैसे इस मशीन लेवल लैंग्वेज को ओनली मशीन समझ सकती थी, तो प्रॉब्लम कहां आती थी, ये इसका एक एडवांटेजेस होता था कि मशीन कैन अंडरस्टैंड इजीली दिस लैंग्वेजेस, ये इस मशीन लैंग्वेज का एक एडवांटेजेस होता था। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस क्या होती थी, इसकी कमियां क्या होती थी, जिसकी वजह से हम लोग आगे लैंग्वेजेस में बढ़े हैं, क्यों, क्या प्रॉब्लम थी कि इस लैंग्वेज में जैसे आप कह सकते हैं कि फाइंडिंग एरर, यानी बहुत डिफिकल्ट होता था, बहुत मुश्किल होती थी किसी भी एरर को फाइंड आउट करने के लिए। अगर इस लैंग्वेजेस में प्रोग्राम लिखा गया तो नंबर 1 तो पहली चीज कि प्रोग्राम को लिखने में ही प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हमारी लैंग्वेज नहीं है, और प्रोग्राम को अगर हमने लिख भी लिया पर प्रोग्रामर अगर प्रोग्राम इसमें करता भी है, तो दूसरी चीज अगर उसमें एरर आती है तो उसको फाइंड आउट करना बड़ी मुश्किल था, उसको डिबग यानी डिबग करना, उसको एडिटिंग करना, उसको चेंजेस करना बड़े मुश्किल की बात होती थी। ये सारी चीजें इसके डिसएडवांटेजेस थे। एडवांटेजेस में कि ये अपने कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज थी, और डिसएडवांटेजेस ये भी था कि ये हमारी यानी ह्यूमन लैंग्वेजेस में इसको यूजर को समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। एक इसका डिसएडवांटेजेस और था, ये मशीन डिपेंडेंट थी। मशीन डिपेंडेंट का मतलब कि जिस मशीन पे इसका प्रोग्राम बनाया जाएगा, जिस मशीन पे इसकी प्रोग्रामिंग की जाएगी, उसी मशीन पे ये एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम। दूसरे मशीन पे जब अदर मशीन पे हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें भी एरर आना शुरू हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस तरीके से ये लैंग्वेज हमारी मशीन की लैंग्वेज थी, लेकिन आगे चल करके इसमें प्रॉब्लम हुई तो दूसरी लैंग्वेज में हम लोग एंटर करते हैं, जिसे हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं, एंड आल्सो नोन एज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ठीक। यानी हम इस दूसरी लैंग्वेज को हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। अब देखिए असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। असेंबली लैंग्वेज इसी मशीन लेवल लैंग्वेज को रिप्लेस करके असेंबली लैंग्वेज में लाया गया, यानी उसके बाद ये असेंबली लैंग्वेज में आया, रिप्लेस करके लाया गया। तो जब इसको रिप्लेस करके ले आया गया तो इसको सबसे पहली चीज तो ये मशीन की लैंग्वेज नहीं है, मशीन इसको नहीं समझती थी, और ह्यूमन के लिए भी प्रॉब्लम होती थी, यानी यूजर के लिए भी प्रॉब्लम होती थी। जैसे असेंबली लैंग्वेज होती क्या है, असेंबली लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है इन विच यूज्ड सम स्पेशल कैरेक्टर्स, डिजिट्स एंड सिंबल्स, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स और सिंबल्स, डिजिट यूज होते हैं, उसको हम लोग असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। और इसमें जो डिजिट्स या कैरेक्टर यूज होते थे, किस फॉर्म में यूज होते थे, वो निमोनिक कोड, उसको हम लोग बोलते हैं निमोनिक कोड। देखिए मैं लिख दे रहा हूं निमोनिक कोड, क्योंकि इसमें एम साइलेंट होता है, एम एन ई एम ओ एन
IC निमोनिक्स बोलते हैं इसको, निमोनिक्स। और निमोनिक्स कोड अगर लिखेंगे हम लोग तो निमोनिक्स कोड, ठीक है। तो इस लैंग्वेज को हम लोग असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स कोड यूज होते हैं। अब निमोनिक्स कोड क्या होता है? ये प्री डिफाइंड वर्ड होता है, प्री डिफाइंड वर्ड या प्री डिफाइंड सिंबल या प्री डिफाइंड कोड जिसे कह सकते हो। जैसे प्री डिफाइंड वर्ड्स का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं, जैसे ऐड, हम लोग ऐड लिखते हैं, ऐड का क्या मतलब होता है? ऐड अगर हमने कहा कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स, यानी दो नंबर को जोड़ना है, ऐड करना है, इस एडिशन का मतलब क्या निकला? प्लस, यानी उसको जोड़ देना है। यानी इस वर्ड पे प्री डिफाइंड कुछ ना कुछ प्री डिफाइंड वर्ड इस पे डाल दिया गया है, प्री डिफाइंड फंक्शन जैसे कह सकते हो कि इस पे फिक्स किया गया है, प्री डिफाइन किया गया है, और जहां पे इसको हम लोग यूज करते हैं वहां पे समझ लेते हैं कि प्लस करना है। सेम उसी तरीके से कुछ सिंबल्स हमारे निमोनिक्स कोड में यूज होते थे और उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग होती थी। लेकिन इस निमोनिक्स कोड के अकॉर्डिंग जब प्रोग्रामिंग होती थी कंप्यूटर पे, तो उसमें दो प्रॉब्लम आ गई। एक तो पहले जैसे इसमें इस लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम थी? इस लैंग्वेज में ये प्रॉब्लम थी कि इसको यूजर नहीं समझ सकता था, मशीन समझती थी। चलो ठीक है, अच्छी बात है कि दोनों में से एक समझते हैं, क्योंकि अगर हम बताते हैं कि यहाँ पे यूजर हमने कहा और यहाँ पे हमने कहा मशीन, यानी कंप्यूटर हमारा हमने लिख दिया मशीन, मशीन। अब दोनों को आपस में अगर कम्युनिकेट करना है, इस तरीके से आपस में बात करनी है, तो सबसे पहली चीज तो अगर हमने कहा कि बाइनरी लैंग्वेज को अगर हमने कहा, यानी लो लेवल लैंग्वेज यहाँ पे है, तो लो लेवल लैंग्वेज को तो यूजर नहीं समझ रहा है, और सॉरी इधर लिखते हैं लो लेवल लैंग्वेज, यहाँ पे ये तो ठीक है, इसकी लैंग्वेज है, ये इसको समझ ले रहा है, लेकिन ये नहीं समझ रहा, प्रॉब्लम हो रही है, यानी इसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई, ठीक है। और जब हम असेंबली लैंग्वेज की बात करेंगे, कंप्यूटर पे हमने असेंबली लैंग्वेज बनाया, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली, ठीक है, यानी मिडिल लेवल लैंग्वेज से कहते हैं हम लोग असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज हमने बनाया। अब असेंबली लैंग्वेज में अगर हमने मशीन पर प्रोग्रामिंग की, तो इसके लिए यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम थी लो लेवल में, यहाँ दो प्रॉब्लम खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो गई क्योंकि इसको तो ना मशीन समझेगी और ना यूजर, दोनों के लिए प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। और ये भी, ये असेंबली लैंग्वेज भी, ये भी आल्सो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, यानी मशीन डिपेंडेंट ये भी हुआ करती थी, लाइक द सेम मशीन की तरीके से, यानी लो लेवल लैंग्वेज की तरीके से ये भी मशीन डिपेंडेंट थी। और दूसरे मशीन डिपेंडेंट का मतलब जिस मशीन पे आपने प्रोग्रामिंग किया उसी पे एग्जीक्यूट होगा, दूसरे मशीन पे ले जाकर के आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो एरर स्टार्ट हो जाएगा, एरर आना शुरू हो जाएगी, प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए इसको हम लोग मशीन डिपेंडेंट कहते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज भी हमारी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज हुआ करती थी, लेकिन उसके और क्या डिसएडवांटेजेस थे? मशीन डिपेंडेंट थी, एरर फाइंड आउट करना मुश्किल था, ये सारी दिक्कतें आती रहती थी इसमें। इसीलिए इसको और एक चीज मशीन के लिए ये था कि इसको मशीन को समझाने के लिए हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। अभी मैं आगे बात करूंगा ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ गई, और विदाउट ट्रांसलेटर असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर भी नहीं समझ सकता है, ठीक। और इसी तरीके से इसके लिए भी ट्रांसलेटर, इसके लिए ट्रांसलेटर। आगे चलते हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। देखिए ये हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज हो सकती है? हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज इज द लैंग्वेज सिमिलर टू द ह्यूमन लैंग्वेज। अब ये सिमिलर टू द ह्यूमन लैंग्वेज होती है, यानी ह्यूमन की लैंग्वेज नहीं होती है, सिमिलर टू द ह्यूमन लैंग्वेज लाइक द इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज होती है, लाइक द सेम इंग्लिश में ही अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, इंग्लिश के सिमिलर होती है, यानी ह्यूमन के सिमिलर लैंग्वेज होती है। तो अब यहाँ पे बात तो आती है कि ठीक है, अगर ये लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज ये यूजर के अकॉर्डिंग है, यानी इसके सिमिलर है, तो इसके लिए समझना तो आसान हो गया, बट इसके लिए समझना प्रॉब्लम में आ गया। जैसे हमने कहा कि मशीन लेवल का एकदम अपोजिट, मशीन लेवल मशीन समझती थी, यूजर नहीं समझता था, और हाई लेवल लैंग्वेज को यूजर समझता है तो मशीन नहीं समझती है। इसलिए यहाँ पे हमें इसके लिए भी एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। अभी मैं आपको बताता हूँ। अब हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे हमने कहा कि लाइक सिमिलर टू द ह्यूमन लैंग्वेज, तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी हाई लेवल लैंग्वेज में? जैसे कुछ लैंग्वेज के मैं नाम लेता हूँ। जैसे एक लैंग्वेज बेसिक, ठीक है, मैं लिख देता हूँ और इसकी भी आप चाहें तो फुल फॉर्म में लिख लेंगे। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ये बेसिक एक लैंग्वेज होती है जिसके
प्रोग्रामिंग सीखनी है तो सबसे पहले वो बेसिक लैंग्वेज को, बेसिक प्रोग्रामिंग को सीखे तो बड़ा इजी होता है, आसान हो जाता है। बाकी तो अगर आपको पढ़ना है तो कुछ भी करना हो तो आसान होगा, अगर हमारा टारगेट बन जाए किसी चीज पे तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ये बेसिक है, और उसके बाद में हम बात करेंगे कोबोल भी हाई लेवल लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसी तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज और मैं नाम लिख देता हूं फोरट्रान। इसमें फोरट्रान का मतलब है फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। बाकी और भी हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे सी लैंग्वेज है, C++ है, आपको पता है, जावा आप जानते ही हैं, जावा भी है, जावा ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इस तरीके से हाई लेवल लैंग्वेजेस आई। अब ये सारी लैंग्वेजेस सिमिलर टू द ह्यूमन लैंग्वेज बट नॉट अंडरस्टैंड द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर इसको कैन नॉट अंडरस्टैंड, समझ नहीं सकता है इजीली, आसानी के साथ। लेकिन ये लैंग्वेज यूजर के लिए इसलिए आसान हो गई क्योंकि ये मशीन डिपेंडेंट नहीं है, इसका एडवांटेजेस ये है, ये मशीन डिपेंडेंट नहीं है, और इसमें एरर फाइंड आउट करना आसान है, ये डिबग करना आसान है, इसमें एडिटिंग करना आसान है, और कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम होगी, बट उसके लिए भी इसके कंप्यूटर को समझने के लिए ट्रांसलेटर का यूज किया गया। मैं अभी आगे उसमें डिस्कस कर रहा हूं ट्रांसलेटर में कि कौन कौन से ट्रांसलेटर हैं, कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो ये चीज ऐसे है कि ये सारी लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज के सिमिलर है, और ये कंप्यूटर के लिए आसान हो गई, यूजर के लिए आसान हो गई, और मशीन के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए इस तरीके से ये तीन लैंग्वेजेस हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं। लेकिन उसी तरीके से जैसे हमने कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर में जो चार्ट आपको दिया था उसमें हमने बताया था कि जहां पे हमने दिया था कि फॉर डेवलप द सॉफ्टवेयर, लास्ट में आप देखिएगा चार्ट को, उसमें हमने लिखा था फॉर डेवलप द सॉफ्टवेयर, और उसमें सबसे पहले लिखा था हमने कंप्यूटर लैंग्वेज, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन था हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यानी लैंग्वेज प्रोसेसर जिसको हम लोग कहते हैं, और उसके बाद लिंकर था और लोडर था। आज इसकी क्लास हम पूरी कंप्लीट करेंगे, इसी में थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये मशीन लैंग्वेज, यहाँ पे ये लैंग्वेजेस मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी होंगी। जहां पे प्रॉब्लम होगी आप लोग नोटिफिकेशन में दीजिएगा, मैं उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अब बात करते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, ठीक। देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर में जैसे हमने अभी कहा कि यूजर है और ये हमारा कंप्यूटर है, यानी मशीन है, कंप्यूटर है, तो दोनों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, ठीक। अब देखिए कम्युनिकेट करने का मतलब हमने पहले भी समझाया आपको कि अगर मशीन लेवल लैंग्वेज है तो इसके लिए आसान है, इसके लिए प्रॉब्लम है। अगर असेंबली लैंग्वेज है तो वो दोनों के लिए प्रॉब्लम है। अगर हाई लेवल लैंग्वेज है तो इसके लिए आसान है और इसके लिए प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब जो मोस्टली पॉपुलर हुई वो हाई लेवल लैंग्वेज हुई, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज एग्जीक्यूशन प्रोसेस में लो लेवल लैंग्वेज से और असेंबली लैंग्वेज से कम होती है, यानी इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो होता है हाई लैंग्वेज का प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन प्रोसेस वो कम होता है, क्योंकि हमें प्रोग्राम को क्रिएट करने में प्रॉब्लम जरूर होती है मशीन लेवल लैंग्वेज में, लेकिन वो उसकी अपनी लैंग्वेज होती है, उसको एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, बड़े स्पीड के साथ हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन जब हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखते हैं तो प्रोग्राम हम अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो हमें तो समझने में आसान होता है, लेकिन कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, तो उसमें एक टाइम प्रोसेस लगता है, उस प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, और ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होगा उसको एग्जीक्यूशन प्रोसेस में थोड़ा टाइम टेकिंग होगा इन कंपैरिजन देन लो लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज, ठीक। आगे चलते हैं लोग। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर या जिसे हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं, और दोनों भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लैंग्वेज प्रोसेसर में क्या क्या है, कौन कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम ये शुरू करते हैं कि यूजर और कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज,
तो अब ध्यान दीजिए कि असेंबली लैंग्वेज में अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो मशीन इसको नहीं समझेगी। तब जब मशीन नहीं समझेगी तो इसको हमें ट्रांसलेट करने की जरूरत होगी। जैसे उस दिन भी हमने बताया था कि दो पर्सन अगर आपस में बात कर रहे हैं और दोनों की लैंग्वेज आपस में डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब समझ रहे हैं, दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है, एक इंग्लिश आती है, एक हिंदी आती है, तो दोनों को अगर आपस में कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत होगी जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत होगी जिसका नाम है असेंबलर। असेंबलर असेंबलर अब देखिए असेंबलर क्या काम करता है। असेंबलर क्या है? एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, एक लैंग्वेज प्रोसेसर है, ठीक। अब ये काम क्या करता है असेंबलर? असेंबली से असेंबली नाम असेंबली लैंग्वेज है, उसी से आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा याद करने के लिए टेक्निक में दे रहा हूं कि असेंबली लैंग्वेज से ही समझ लीजिएगा कि असेंबलर उसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है कि ये ASSEMBLY इसमें भी है, उसमें असेंबली लगा है, इसमें असेंबलर है, यानी उसी से ये बना हुआ है वर्ड। तो इसी से समझ लीजिए कि ये क्या करता है असेंबलर? असेंबलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये यानी असेंबलर क्या करता है? इज यूज्ड टू कन्वर्ट, यानी कन्वर्ट करने का काम करता है किसको? असेंबली लैंग्वेज को, किसमें? इनटू मशीन लैंग्वेज। देखिए कोई भी लैंग्वेज होगी उसको हमें मशीन लेवल लैंग्वेज में ही ले जाना है, क्योंकि एग्जीक्यूशन का जो काम करेगा वो कौन करेगा? मशीन करेगी, यानी कंप्यूटर करेगी। तो हम असेंबलर का जो नाम ले रहे हैं, असेंबलर का जो काम होगा, असेंबलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा। दूसरी बात आती है हमारा कि मशीन को जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की जरूरत होगी, तो उसके लिए असेंबलर है। और दूसरा जो लैंग्वेज प्रोसेसर होगा या लैंग्वेज ट्रांसलेटर होगा उसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर अब देखिए इंटरप्रेटर क्या काम करता है? इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी यहाँ पे जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसको मशीन नहीं समझेगी, तो उसके लिए भी हमको एक ट्रांसलेटर की जरूरत होगी, और वो ट्रांसलेटर काम करेगा इंटरप्रेटर। देखिए इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। और तीसरा जो हमारा ट्रांसलेटर होता है वो कौन सा होता है? उसको हम लोग बोलते हैं कंपाइलर, जो बहुत ही पॉपुलर है, अगर कोई जानता होगा कंपाइलर। अब देखिए कंपाइलर का क्या काम है? अब तीनों लैंग्वेज तो कंप्लीट हो गई, तो इसका काम ये है कि कंपाइलर आल्सो यानी कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, और कंपाइलर भी मशीन लेवल हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी इन दोनों का काम सिमिलर है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस इतना है कि इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन मतलब समझ रहे हैं? अगर हम प्रोग्रामिंग किए हुए हैं तो ये होल प्रोग्राम को एक बार में मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। ये क्या काम करता है? एक एक लाइन को ये कन्वर्ट करता है। इट इज द वर्क ऑफ इंटरप्रेटर, ठीक। अब ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, यानी कंपाइलर कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज होल प्रोग्राम एट द सेम टाइम। अब बात डिफरेंट क्लियर आ गई। ये क्या करता है? लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, और कंपाइलर क्या करता है कि होल प्रोग्राम को यानी होल प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट करता है मशीन लेवल, यानी प्रोग्राम हमारा चाहे जितनी लाइन का होगा, चाहे जितना बड़ा प्रोग्राम होगा, उसको ये एक बार में कन्वर्ट कर देगा मशीन लेवल लैंग्वेज में। ये हमारे कंपाइलर का काम होगा, ठीक है। इस तरीके से ये लैंग्वेज प्रोसेसर यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर तीनों होते हैं जो कि असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अब बात आती है आगे हम लोग चलते हैं कि इसके बाद जब ये कन्वर्ट करने का काम करता है तो यहाँ पे देखिए जैसे अब हम बढ़ते हैं आगे, लिंकर हमने आगे लिखा था लिंकर और लोडर। अब देखिए लिंकर क्या होता है, मैं आगे चलता हूँ। लिंकर का क्या काम होता है? देखिए जब हमारा कंप्यूटर इसमें जैसे मैं
फिर से लिख दे रहा हूं, मशीन यानी मशीन, और यहां पे हमने लिखा यूजर, फिर से वही लिख दिया हमने, ये हो गया यूजर। अब जब यहाँ पे हमने कहा कि मान लीजिए इस मशीन पे हमने प्रोग्राम बनाया, किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में। अब हाई लेवल लैंग्वेज में मैंने प्रोग्राम बनाया मशीन पे, और इसको वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में, इस मशीन लेवल लैंग्वेज में उसने कन्वर्ट किया। अब देखिए जब हाई लेवल लैंग्वेज से प्रोग्राम मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। जब यानी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ट्रांसलेटर करता है, यानी कंपाइलर करता है, इंटरप्रेटर। जब इंटरप्रेटर इसको कन्वर्ट कर देता है, तब ये किस कोड में बदल जाता है, सोर्स कोड। इसको हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। अब देखिए जब ये सोर्स कोड आपस में बन जाता है, मान लीजिए हमारे पास में 2-3 सोर्स कोड है, और वो 2-3 सोर्स कोड को एक साथ में मिलाने की जरूरत होती है, यानी एक साथ में इकट्ठा करने की जरूरत होती है। किस लिए, फॉर पर्टिकुलर टास्क, यानी किसी एक टास्क के लिए। जैसे किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें 2-3 प्रोग्राम बनाने की जरूरत पड़ गई हाई लेवल लैंग्वेजेस में, तो हम 3 प्रोग्राम तो अलग अलग बनाएंगे, लेकिन हमें परफॉर्म करना है सिंगल टास्क को, और उस सिंगल टास्क को उसके लिए हमें इकट्ठा करना पड़ेगा प्रोग्राम को। और इस तरीके से मान लीजिए हमारा सोर्स कोड 1 है और सोर्स कोड 2 है, 2 सोर्स कोड हमारे पास में है, या 3 है, 4 है, मल्टीपल सोर्स कोड है। तो उनको जब हम पहले तो हाँ ठीक है, सोर्स कोड है हमारे, और सोर्स ठीक एक मिस्टेक हुई, तो ये सोर्स कोड होता है कौन सा, जिसमें हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। और सोर्स कोड आफ्टर द कंपाइलेशन, यानी सोर्स कोड को जब कंपाइल करता है, कंपाइलर यहीं पे फिर समझा देता हूं, उसको बता देता हूं। जब ये सोर्स कोड को कंपाइलर कन्वर्ट करता है, यानी कंपाइल करता है, कंपाइलर ने लिख दिया, कंपाइलर कंपाइल करता है, तब ये कन्वर्ट होता है सोर्स कोड, यानी आफ्टर कंपाइलेशन ये कन्वर्ट होता है सोर्स कोड। यहां पे ध्यान दीजिए, सोर्स सॉरी फिर से मिस्टेक्स, यहां सोर्स कोड नहीं, ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट कोड ओबीजे, ओबीजे लिखते हैं लोग, ऑब्जेक्ट कोड ओबीजे, ठीक है, ऑब्जेक्ट में, यानी ऑब्जेक्ट कोड ओबीजे, ऑब्जेक्ट कोड लिख देते हैं, ठीक है, ओबीजे ऑब्जेक्ट कोड में हमने लिखा। कहने का मतलब हमारा कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं उसे सोर्स कोड कहते हैं, और आफ्टर कंपाइलेशन यानी कंपाइल करने के बाद वो कोड कन्वर्ट होता है किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, हमने कहा कि ये 2 प्रोग्राम अगर बनाए गए किसी एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो उसको यहाँ पे एक सिंगल टास्क के लिए जब लिंक करने का जो काम करता है, उसको हम लोग लिंकर कहते हैं। ये लिंकर का काम होता है, यानी मल्टीपल ऑब्जेक्ट कोड को एक पर्टिकुलर टास्क के लिए परफॉर्म करने के लिए जो एक साथ में प्रोग्राम को इकट्ठा किया जाता है, वो बाय यूजिंग द लिंकर, यानी लिंकर उसका काम करता है, लिंकर होता है। और जब यहाँ पे प्रोग्राम हमारा ये भी, अब ये सोर्स कोड सॉरी ऑब्जेक्ट कोड हो गया, ऑब्जेक्ट कोड में आया ये। अब ऑब्जेक्ट कोड में जब ये आ गया, ये सिंगल ऑब्जेक्ट कोड बना, 2-3 मल्टीपल ऑब्जेक्ट सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हुआ, ऑब्जेक्ट कोड से हम एक में इकट्ठा कर लिए। अब ये जरूरत क्या होगी कि इसको फाइनली हमें जरूरत होगी कि ये एग्जीक्यूट करे, मशीन में एग्जीक्यूट करे। अब जब मशीन में इसको एग्जीक्यूट करना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको पहले ही समझाया था कि एग्जीक्यूट करने के लिए जो काम करता है वो यूनिट कौन सी होती है, वो होती है प्रोसेसर की, प्रोसेसर, यानी ये प्रोसेसर की यूनिट होती है। ये प्रोसेसर होता है जो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन हमने ये भी आपको बताया था कि प्रोग्राम किसी भी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को कहां से लेता है, कहां से वो रीड करता है, उठाता है, कहां से वो उठाता है, रैम के अंदर से, यानी रैम। ये हमने पहले बताया था आपको कि वो मेन मेमोरी के अंदर से प्रोग्राम को यहां से उठाता है, यहां से एग्जीक्यूट करता है। अब वो बात की बात है कि इस प्रोसेसर और रैम के बीच हमारी कैश मेमोरी भी यहीं पे होती है, जैसे हमने मेमोरी में आपको बताया था, कैश मेमोरी भी यहीं पे होती है। लेकिन जो हमारा प्रोग्राम यानी प्रोसेसर हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, तो वो रैम से लेगा, यानी मेन मेमोरी रैम से आएगी, रैम से लेगा, और रैम में हमारा प्रोग्राम कहां से जाएगा, कैसे जाएगा, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड हमारा कंप्लीटली तैयार है, और इसको रैम में लोड करने के लिए, अब लोड से ही समझ लीजिए कि लोडर बना हुआ है, और यहाँ पे काम
प्रोड्यूस कर देता है, रिजल्ट दे देता है हमें। ये कंप्लीटली आज आपका कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्लीट हुआ, यानी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम ये हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्लास में आगे हम बात करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा हम देखेंगे सिलेबस देख करके, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको नया टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देंगे। और यहाँ पे भी जहाँ पे भी नहीं समझ में आया होगा आप लोग नोटिफिकेशन में उसके अपनी प्रॉब्लम को दीजिएगा, और उस नोटिफिकेशन को रीड करके हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बस आज के लिए इतना ही।